नमस्कार, वेलकम टू ओझा इंग्लिश वॉरियर्स। दिस इज़ पंकज ओझा एंड आज हम करेंगे जैसी लेक्चरर से रिलेटेड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद इंग्लिश इन द एक्सप्लेनेशन। सो कीप दिस इन माइंड। दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेज सेंटर्स around the infamous bed trick and deeply explores the complex themes of justice, morality, and mercy through the characters of Angelo and Isabella. Four options are given: Troilus and Cressida, All's Well That Ends Well, Measure for Measure, The Winter's Tale. So अभी तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। सी रिस्पॉन्ड करने वाले यहाँ पर सबके सब सही होंगे। ध्यान में रखिएगा जिन लोगों ने भी सी रिस्पॉन्ड किया है, मेजर फॉर मेजर। ध्यान में रखिए, मेजर फॉर मेजर में शेक्सपियर का एक जो कि एक प्रसिद्ध प्रॉब्लम प्ले है, इसमें एंजेला और इसाबेला के माध्यम से न्याय और नैतिकता पर सवाल उठाए गए हैं और बेड ट्रिक जो है, बिस्तर बदलने की जो चाल है, उसका इस्तेमाल किया गया है। सो कीप दिस इन माइंड दैट जहाँ पर ये बेड ट्रिक आए, एंजेलो, इसाबेला, तो वहाँ मेजर फॉर मेजर याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन जॉफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स विच पिलग्रिम इज फिजिकली डिस्क्राइब्ड एज अ स्टाउट ब्राउनी मैन with a wart on his nose who possesses a thumb of gold, indicating his corrupt practice of overcharging for grain. Options are the reeve, the miller, the summoner, the pardoner. So you are supposed to respond very carefully. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में द मिलर जो है चौसर का वो कैरेक्टर है जो बहुत हट्टा कट्टा है और जिसके अंगूठे को सोने का अंगूठा कहा गया है, क्योंकि वो अनाज तौलते समय बेईमानी कर लेता है। ओके, द मिलर इज डिपिक्टेड एज अ फिजिकली imposing and vulgar man, and the phrase thumb of gold is very ironic. It refers to his dishonest practice of pressing his thumb on the scales to increase the weight of the grain he is milling, thus stealing from his customers. तो ध्यान में रखिए, तो एक तरह से मिलर उस राशन वाले अंकल जी की तरह है जो आपको 1 किलो चीनी तौलते समय तराजू के नीचे अपना भारी भरकम अंगूठा लगा देते हैं। वैसे भी मिलर भी किया करता था। एनीवे, यहाँ पर मिलर जवाब देने वाले सही होंगे, ध्यान में रखिएगा, मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन बुक 1 ऑफ मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट, हु इज द फर्स्ट ऑफ द fallen angels to wake up beside Satan on the burning lake, serving as his immediate second in command? This is the question which is asked frequently in the examinations. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगेन, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि डी जवाब देने वाले सबके सब लोग सही हैं। बेल्जेबब इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखिए, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के पहले भाग में जो हेल है उसकी धधकती झील में सैटन के बगल में जागने वाला पहला जो फॉलन एंजल है ना, वो बेल्जेबब है जो उसका सेनापति है। ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे समझिए कि सैटन किसी गुंडे का बॉस है तो बेल्जेबब उसका सर्किट है। बॉस को पिटने के बाद सबसे पहले सर्किट ही उठता है और कहता है भाई स्वर्ग वालों ने बहुत मारा, आगे की प्लानिंग क्या है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच स्पेसिफिक बुक ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफिकल एपिक द प्रिलूड डज विलियम वर्ड्सवर्थ फेमसली रिफ्लेक्ट ऑन द अर्ली ऑप्टिमिस्टिक डेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्सक्लेमिंग ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन: बुक 11, बुक 9, बुक 12, बुक 8। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर जिन लोगों ने भी ए रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही होंगे। ध्यान में रखिएगा, वर्ड्सवर्थ ने ये लाइंस द प्रिलूड की 11वीं पुस्तक में लिखी है, जब वे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय युवा होना और जीवित होना किसी स्वर्ग से कम नहीं था। ध्यान में रखिए। ओके, एनीवे,
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश. ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 5. इन जॉन कीट्स ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न द प्रोफाउंड लाइन्स हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर primarily advocates which of the following romantic philosophies? The philosophy of negative capability, the concept of egotistical sublime, the supremacy of imagination over sensory experience, the inherently transient nature of human passion. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सही जवाब होगा, आपको क्या लगता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि इन पंक्तियों का मतलब है कि कानों से सुने गए संगीत से ज़्यादा मधुर वो संगीत है जिसकी हम कल्पना करते हैं. ये विचार भौतिक इंद्रियों पर इमेजिनेशन की श्रेष्ठता को दिखाता है. तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जितने लोगों ने सी रिस्पॉन्ड किया है ना वो सही होंगे. द सुप्रीमेसी ऑफ इमेजिनेशन ओवर सेंसरी एक्सपीरियंस. तो ध्यान में रखिएगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Adonis is a pastoral elegy written by P.B. Shelley, mourning the untimely death of John Keats. What demanding stanzaic form did Shelley employ to compose this monumental poem? That's again a wonderful question. You are supposed to respond it. तो क्या सही आंसर होगा इसमें? तो पीबी शैली ने जॉन कीट्स की मृत्यु पर एडोनिस नामक एलेजी स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा था जिसमें 9 लाइंस होती हैं. ध्यान में रखिएगा. तो यहाँ पर स्पेंसेरियन स्टैंजा जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे. ध्यान में रखिए. स्पेंसेरियन स्टैंजा लिखना ऐसा ही है जैसे आपको ऐसे समझिए 8 रोटी खानी हो और 9वीं रोटी एलेक्जेंड्राइन मतलब एकदम एक्स्ट्रा लार्ज साइज की हो और सीधे गले में अटक जाए. शैली ने कीट्स के गम में ये पूरा लंबा कम्बो 55 बार, कहने का मतलब 55 स्टैंजा में लिखा है. ध्यान में रखिएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स इन मेमोरियम AHH is so closely associated with its specific stanzaic structure that the form was named after the poem. Which of the following correctly describes in memoriam stanza? Question number 7. Options are given. Quatrains of iambic pentameter rhyming ABAB. Quatrains of iambic tetrameter rhyming ABBA. Tercets of iambic pentameter rhyming ABA BCB. क्वार्टरेंस ऑफ ट्रोकेइक टेट्रामीटर राइमिंग AABB. तो यहाँ पर क्या सही जवाब होगा? जाहिर सी बात है यहाँ पर आप समझ गए होंगे अब तक बी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही हैं. और ध्यान में रखिए यहाँ पर बी इन मेमोरियम स्टैंजा 4 लाइंस का होता है. ध्यान में रखिएगा. ठीक, ये 4 लाइन का होता है. किस में होता है? आयम्बिक टेट्रामीटर में होता है. इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है. किस में होगा? आयम्बिक टेट्रामीटर में होगा. आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर में होगा. ध्यान में रखिएगा. और इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ABBA. ध्यान में, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है. पहला और चौथा शब्द एक जैसा साउंड करता है जो दुख के घेरे को एक तरह से दिखाता है. ओके, आई होप यू गॉट इट. So let's move on to next question. In his seminal critical essay, The Study of Poetry, Matthew Arnold proposes the touchstone method for evaluating literature. Which of the following poets does Arnold explicitly dismiss as a classic, thus excluding them from his touchstone? तो देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी टच स्टोन मेथड में सीधे सीधे समझ लीजिए होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन को श्रेष्ठ माना, लेकिन अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन को ये कहकर रेप्यूडिएट कर दिया, खारिज कर दिया कि ये पोएम के नहीं बल्कि प्रोज के क्लासिक हैं. ठीक है, अपनी पर्सनल खुन्नस रही होगी. एक होता है ना कि पेपर में क्वेश्चंस आ गए आउट ऑफ सिलेबस, खुन्नस टीचर पे उतारी जा रही है, वो भी 1 या 2 टीचर्स पे. तो ये गलत बात है. टीचर्स के भाव को नहीं समझना, कौन से टीचर ने क्या बोला. अरे भाई, इस तरह के पेपर को, यूपी TGT के पेपर को कौन जस्टिफाई कर रहा है? लेकिन बात नहीं माननी है, कुछ ना कुछ बोलना है. ठीक है, तो कहीं का गुस्सा कहीं नहीं उतारा जाता. तो यहाँ पर सही जवाब देने वाले क्या होंगे? अलेक्जेंडर पोप इज़ द राइट आंसर. ध्यान में रखिएगा. आप लोग एनीवे अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से. पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
The epigraph to T.S. Eliot's modernist masterpiece, The Wasteland, features the Sibyl of Cumae, who hangs in a jar and wishes only to die. From which classical work is this story of the Sibyl directly drawn? सोर्स पूछा जा रहा है, जो सिबाइल का कैरेक्टर आता है वेस्टलैंड में, इसका सोर्स पूछा जा रहा है। तो वेस्टलैंड की शुरुआत में दिया गया एपिग्राफ जो सिबाइल है, सिबिल ऑफ क्यूमे की कहानी है, ये पेट्रोनियस की रचना सैटारिकॉन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सैटारिकॉन से लिया गया है। ध्यान में रखिए, कहाँ से लिया गया है? सैटारिकॉन से। तो किसकी रचना है? पेट्रोनियस की। रचना का नाम क्या है? सैटारिकॉन। सैटारिकॉन से लिया गया है। एंड डेफिनेटली सिबिल उस इंसान जैसी है जिसने भगवान से कहा मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा दे दो। अच्छे समझने के लिए समझिए, लेकिन ये मांगना भूल गया कि स्पीड 5G देना। अब अनलिमिटेड डेटा तो भगवान ने दे दिया, लेकिन स्पीड 2G दे दी। ठीक है, अब तड़पो उसी मोबाइल को लेके। बफरिंग मुझे मरना है, वही चीज़ सिबाइल की कहानी है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे समझ में आया कौन सा इसका आंसर सही होगा, कहाँ से लिया गया है? तो पेट्रोनियस सैटारिकॉन। ध्यान में रखिएगा, इसमें बी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे, जिन लोगों ने भी बी रिस्पॉन्ड किया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. In these opening lines of W.B. Yeats, the second coming, what does the central symbol of the gyre represent? अब सिंबल पूछा गया है कि जायर का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। चारों ऑप्शंस को देखिए। द साइक्लिकल नेचर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिकल इमोशंस, द chaotic and unpredictable weather patterns of Ireland, the spiraling cyclical progression of historical epochs, the eternal ascent of the pure soul into heaven। तो इसमें देखिए सी जवाब देने वाले सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों ने यहाँ सी रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सही है। थोड़ा सा समझ लेने जैसा है। W.B. Yeats की पोयम में जायर, ठीक है, जो ये जायर आया है, ठीक है, क्या है? जायर ऐतिहासिक युगों के चक्राकार और घुमावदार विकास को दिखाता है। क्या दिखाता है? इट रिप्रेजेंट्स 2000 ईयर साइकिल ऑफ हिस्ट्री। ठीक, ध्यान में रखिएगा, ये बताता है कि कैसे एक सभ्यता अपने अंत की ओर बढ़ती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जैसे बाज अपने मालिक की आवाज नहीं सुन पाता। ठीक, तो जायर को ऐसे समझिए जलेबी की तरह है, इतिहास गोल गोल घूमता है। ठीक, और जैसे जैसे आप जलेबी के बाहर के घेरे पर जाते हैं, चाशनी मतलब कंट्रोल खत्म हो जाता है और दुनिया हाहाकार मच जाता है दुनिया में। तो इस तरह आप समझिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए GIC लेक्चरर के 15 एडवांस प्रैक्टिस सेट्स हैं। इनका इसमें पूरे क्वेश्चंस हैं लिटरेचर के, ग्रामर के, हर एक सेट में। और मैं आपको बता दूं सभी का इंग्लिश हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने ले लिया है। इफ़ यू विश टू परचेज यू कैन परचेज बाय विजिटिंग आवर एप्लीकेशन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस हार्डीज नॉवेल टेस ऑफ डर्बेवाइस sparked significant controversy during the Victorian era due to its subtitle, which boldly defended the protagonist. What is this famous subtitle? A pure woman faithfully presented, a story of a woman of character, a novel without a hero, a story of a mother. Question number 11. तो let me tell you, question number 11 में हार्डी ने जो टेस उपन्यास का उपशीर्षक प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड रखा। क्या रखा? अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। तो विक्टोरियन समाज के लिए ये झटके वाली बात थी, ठीक है, क्योंकि समाज टेस को अपवित्र मानता था, जबकि हार्डी उसे भीतर से शुद्ध मानते थे। तो इस चीज़ को समझिए।
तो Hardy's this subtitle, the novel A Pure Woman Faithfully Presented, this was highly provocative in the Victorian society. Keep this in mind. So यहाँ पर क्या जवाब देने वाले सही होंगे? जाहिर सी बात है यहाँ पर जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वो सबके सब सही हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, ध्यान में रखिएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इन चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन, which memorable character serves as a chilling symbol of the decaying, vengeful aristocracy perpetually confined to a rotting mansion and dressed in a faded wedding gown? So easy question. If you are prepared for LT grade, लेट मी टेल यू, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिस हैविशम वो डरावनी महिला हैं जिसे शादी के दिन धोखा मिला था. तब से उसने कभी भी शादी का जोड़ा नहीं उतारा और हवेली की सारी घड़ियां उसी समय पर रोक दी. तो आप ऐसे मान सकते हैं कि मिस हैविशम उस दुखी आशिक की तरह हैं जिनका ब्रेकअप 1999 में हो गया, लेकिन उसने आज तक अपना कुमार सानू के गानों वाला कैसेट बंद नहीं किया और अभी भी उसी पुराने नोकिया फ़ोन का इंतज़ार कर रही हैं. ओके, जिससे उनका मैसेज आया करता था उनके प्रेमी का. तो ऐसे समझिए. तो यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे. मिस हैविशम इज़ द राइट आंसर. ध्यान में रखिएगा. ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपने LT की अच्छे से तैयारी की है, मैं फिर भी कहूँगा, ठीक है, LT की अच्छे से तैयारी की है तो GIC लेक्चर में आपको बहुत हेल्प मिलने जा रही है. 13th क्वेश्चन. In George Orwell's dystopian novel 1984, the party implements a constructed language known as Newspeak. What is the ultimate political function of Newspeak? What is the function? पूछा गया है. 4 options are given. To simplify grammar for easier communication across the 3 super states. To encrypt top secret message exclusively for the inner party. To continuously narrow the range of thought and make thought crime impossible. To replace traditional English with a highly specialized scientific terminology. तो यहाँ पर ये आपको समझना होगा क्या सही जवाब होगा. पहली चीज़ तो समझ लीजिए, 1984 में 1984 में न्यू स्पीक भाषा का मेन पर्पज क्या था? उसका पर्पज था लोगों के सोचने की क्षमता को सीमित करना. जब बगावत या आज़ादी को व्यक्त करने वाले शब्द ही नहीं बचेंगे तो लोग सरकार के खिलाफ सोच ही नहीं पाएंगे. ठीक, ऐसे समझिए. मान लीजिए आप एक कंपनी के बॉस हैं और आप एक नया नियम ले आए कि सैलरी हाइक, छुट्टी और बोनस जैसे शब्द ऑफिस में बैन है. इन शब्दों का प्रयोग करना बैन है, जैसे चाइना में है. चाइना में लोकतंत्र शब्द बैन है. अगर शब्द ही नहीं होंगे तो आप इंक्रीमेंट मांगेंगे कैसे? यही बॉस का न्यू स्पीक है. तो इसको ऐसे समझिए. यहाँ सी जवाब देने वाले सही होंगे जिन लोगों ने भी सी रिस्पॉन्ड किया है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In John Dryden's An Essay of Dramatic Poesy, 4 characters debate the merits of classical French and English drama. Who among these characters acts as a mouthpiece for Dryden's own views, robustly defending English drama? तो इसमें क्या सही जवाब होगा? देखिए, ड्राइडन का ये जो ऐसे है इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं. पहली चीज़ तो ये जानिए, इनमें से नियंडर एक कैरेक्टर है, खुद ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है. ये ध्यान में रखिए, नियंडर का कैरेक्टर खुद ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है, जो फ्रांसीसी नाटकों की तुलना में अंग्रेजी नाटकों, विशेषकर शेक्सपियर के नाटकों का बचाव करता है. तो इस तरह आप समझिए. ठीक, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ए जवाब देने वाले सही होंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Alexander Pope's Rape of the Lock is universally acclaimed as a masterpiece of the mock epic genre. Which real-life historical incident directly inspired the writing of this poem? Wonderful question. The bloody feud between the Montagues and Capulets in London, the trivial quarrel between the prominent Catholic patri and former families, the intense political rivalry between the Whig and the
Troy fractions, a violent religious conflict between Anglicans and Catholics at court. क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां लॉर्ड पीटर ने अराबेला फरमोर, जो कि रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा नाम से हैं, अराबेला फरमोर, क्या नाम है, अराबेला फरमोर, ध्यान में रखिएगा, जो कि यहाँ पर बेलिंडा नाम से आई हैं। तो अराबेला फरमोर के बालों की एक लट काट ली थी, जिसमें दोनों परिवारों में भयंकर दुश्मनी हो गई थी। पोप ने इसका मजाक उड़ाने के लिए कविता लिखी। ठीक, तो इस चीज़ से समझिए। सो यू कैन से पोप रोट द पोएम एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड जॉन कैरल to playfully resolve an actual estrangement between two aristocratic Catholic families. Okay, Lord Petre, the Baron of the you can say the Baron of the poem, had snipped off a lock of hair from Arabella Furmore. तो ये जो कि बेलिंडा का कैरेक्टर है, किसका है ये भी ध्यान में रखिएगा, ये कैरेक्टर है अराबेला फरमोर का, ध्यान में रखिएगा। अराबेला फार्मर, ये कैरेक्टर जो है बेलिंडा का जो कैरेक्टर है, इन्हीं का कैरेक्टर है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर जो होगा, ध्यान में रखिएगा, बी जवाब देने वाले सही होंगे। जिन लोगों ने भी बी रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। George Bernard Shaw's anti-romantic comedy Arms and the Man takes its title directly from the opening lines of which classical literary work? Question number 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अब ये वंडरफुल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट। और बता दें आपको कि जीबी शॉ के नाटक का जो टाइटल है वर्जिल के एनीड से, कहाँ से, एनीड से, वर्जिल के एनीड से, खासकर उसकी पहली पंक्ति आर्मा वरू में कैनो से लिया गया है। शॉ ने युद्ध के झूठे गौरव का मजाक उड़ाने के लिए इस गंभीर शीर्षक का व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है। ठीक है, शॉ यूजेस दिस टाइटल वेरी आयरॉनिकली टू you can say mock and satirize the this romantic notion of war and heroism and all the things from Arms and the Man। तो ये ऐसे समझिए। तो यहाँ पर 16 में क्या सही जवाब होगा, वर्जिल से एनीड सही आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन राजा राव seminal post-colonial novel Kanthapura, the story of the Indian independence struggle is narrated by an elderly widow named Achakka. What traditional Indian narrative technique does her storytelling best represent? आपको जवाब देना है। Stream of consciousness, epistolary narrative, Asthala Purana, local legendary history told in the oral tradition, omniscient third person narration। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल जिन लोगों ने सी रिस्पॉन्ड किया है वो सही हैं। स्थल पुराना, ध्यान में रखिए, कांथापुरा की कहानी एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम अचक्का है वो सुनाती है, और जो कहानी की स्टाइल है भारत की पारंपरिक स्थल पुराण शैली है, जहाँ स्थानीय इतिहास को पौराणिक कथाओं की तरह सुनाया जाता है। ध्यान में रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुल्कराज आनंद नॉवेल अनटचेबल follows a single harrowing day in the life of a sweeper boy Baka. Which major historical figure makes a dramatic appearance near the end of the novel to address the pressing issues of untouchability? क्वेश्चन नंबर 18 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि क्या सही जवाब होगा। ऑप्शंस आर गिवन, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अनटचेबल के अंत में बाका एक सभा में जाता है जहां महात्मा गांधी भाषण दे रहे होते हैं। ध्यान में रखिएगा, गांधी का ये भाषण छुआछूत मिटाने के विषय पर होता है, जो बाका के जीवन में एक उम्मीद की किरण जगाता है। तो यहाँ ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, ध्यान में रखिएगा जिन लोगों ने ए जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
Niji Magical's widely anthropologized poem, Night of a Scorpion, masterfully explores the stark contrast between urban modernization, rural simplicity, rationalist skepticism, and traditional superstitious belief, Eastern spiritualism and Western materialism, colonial oppression, and indigenous rebellion. Four options are given. देखिए अभी भी मैं रास्ते में हूँ, ट्रेन में हूँ और ट्रेन में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कारण यही है कि आप लोगों का नुकसान ना हो, जितना कोशिश करूँगा जब भी मौका मिलेगा वीडियो डालता जाऊँगा, क्योंकि आपकी कंसर्न है। दिस इज़ नॉट जैसे कि लोग कहते हैं कि आप लोग तमाम तरीके के लांछन इन दोनों सुनने को मिले। एक टीचर को बहुत दुख होता है। अब ये अलग बात है कि मैं कैमरे पे आके भाई सबके सामने नहीं इमोशनल हो सकता और मेरा कोई ऐसा वो भी नहीं है, बट इट रियली हर्ट्स। टीचर की कहाँ से गलती है? टीचर ने क्या बोल दिया? आपने हमारे दो चलिए ठीक है, आप लोगों ने दबाव डाला, आप हमारे अपने हैं, हमने दो वीडियो डिलीट कर दिए, लेकिन हमने किया क्या था? दूसरे टीचर्स ने तो डिलीट भी नहीं किया। इस बात को आप समझिए। तो इस बात से दुख होता है। इतनी मेहनत हम लोग दिन रात आप लोगों के लिए करते हैं। हमने यही तो कहा भाई मैं ये हमने कभी नहीं कहा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, लेकिन एक पढ़ाई का होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। आउट ऑफ द सिलेबस निर्धारित होना चाहिए, सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन सिलेबस से भी कई बार बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ये कहा कि इस चीज को समझ के हमें दिनों दिन चलना पड़ेगा, लेकिन बातों का अर्थ का अनर्थ लगाया जाता है। एनीवे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना। और आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 19 में जिन लोगों ने बी जवाब दिया वो सब सही हैं। रैशनलिस्ट स्केप्टिसिज्म एंड ट्रेडिशनल ऑब्लिक सुपरस्टिशियस बिलीफ। निजी म्यूजिकल की ये पोएम अगर देखेंगे मुख्य रूप से तर्कवाद, जो कि उनके पिता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और अंधविश्वास, गांव वालों की पुरानी मान्यताओं के बीच टकराव को दिखाता है। जब माँ को बिच्छू काट लेता है तो उस समय की ये सारी बातें हैं, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। Good fences makes good neighbors. This famous and frequently quoted line, which encapsulates the debate about the boundaries and human connection, appears in which poem by Robert Frost? The road not taken, stopping by the woods on a snowy evening, Birchage, mending wall. क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आपको जानना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक, इस क्वेश्चन को जानना चाहिए। तो ये मेंडिंग वॉल जवाब देने वाले सही हैं। अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, ये मशहूर पंक्ति रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता मेंडिंग वॉल से, कहाँ से? मेंडिंग वॉल की है। इसमें दो पड़ोसी हर बसंत में अपनी बीच की पत्थर की दीवार को ठीक करते हैं। ध्यान में रखिएगा। फ्रॉस्ट एक्चुअली कह रहे हैं कि अरे भाई दीवार हटा लेते हैं, साथ में चाय पियेंगे, लेकिन उनका पड़ोसी दिल्ली के उस अंकल जैसा है जो कहता है कि बेटा अपनी बाउंड्री में रहो, तुम्हारी गाड़ी का टायर मेरे घर के सामने पार्क नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अर्नेस्ट हेमिंगवेज पुलित्जर प्राइज विनिंग नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी, व्हाट डज द एग्जॉस्टेड ओल्ड मैन सैंटियागो continuously dream about, which serves as a symbol of his lost youth, his strength, and the cyclical nature of life? His late wife and their early years together, the giant marlin he is destined to catch, lions playing on the white beaches of Africa, Joe DiMaggio hitting a game-winning home run. Question number 21. तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। आपको हम बता दें, सी जवाब देने में थोड़ा बहुत ट्रेन की आवाज़ आएगी, उससे परेशान नहीं होइएगा आप लोग, क्योंकि ट्रेन में चलते हुए हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सैंटियागो, जो कि एक डिस्पाइस हिज हार्डशिप्स, सैंटियागो ड्रीम्स एक्सक्लूसिवली ऑफ लायंस ही सॉ प्लेइंग लाइक यंग कैट्स ऑन द बीचेज ऑफ अफ्रीका व्हेन ही वाज यंग सेलर। कीप इन माइंड, तो हमेशा अफ्रीका के समुद्र तटों पर खेलते हुए शेरों का सपना देखता है। भाई शेर का ही सपना देखेगा। ये शेर उसकी बीती हुई जवानी, ताकत और प्रकृति के साथ शांति के प्रतीक हैं। ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Harold Pinter's plays such as The Birthday Party and The Caretaker are universally recognized for a technique often termed as Pinter pause.
What is the primary dramatic function of these loaded silences? To indicate unspoken tension, subtext, threat, and the failure of language to communicate, to give actors a designated moment to remember complex, disjointed dialogue, to symbolize the peaceful, meditative nature of the modern domestic life, to allow for rapid set and costume चेंजेस इन द बैकग्राउंड. पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है ना, तो बहुत डिस्टर्ब भी होता है. एनीवे, क्वेश्चन नंबर 22 के यहाँ पर क्या सही जवाब होगा. तो क्वेश्चन नंबर 22 में मैं आपको बता दूं, पहले समझ लीजिए हेरोल्ड पिंटर के नाटकों में पॉज का मतलब मौन समझिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है. सन्नाटा खाली नहीं होता, कई बार सन्नाटा खाली नहीं होता, बल्कि ये डर, खतरे, तनाव और इस बात को दिखाता है कि इंसान अपनी असली भावनाओं भावनाओं को शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता. बहुत सारे लोग होते हैं चुप रहते हैं. तो पिंटर पॉज एक शब्द है, उस खौफनाक सन्नाटे की तरह है जब आपकी मम्मी पूछती है शीशे का गिलास किसने तोड़ा, और आप 10 सेकंड तक बिल्कुल चुप रहते हैं. वो 10 सेकंड के सन्नाटे में जो खतरा और टेंशन महसूस होता है, वही पिंटर पॉज है. समझ गए कि नहीं? In Girish Karnad's acclaimed historical play Tughlaq, the protagonist's visionary but ultimately disastrous decision, like shifting the capital, are widely analyzed by critics as a political allegory for the British partition of India and its bloody aftermath, the Nehruvian era and its subsequent political disillusionment in the 1960s, the emergency period strictly enforced under Indira Gandhi, the rapid rise of religious fundamentalism in the 1990s. तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपको जवाब देना है. तो हम आपको पहले एक चीज़ तो बता दें कि गिरीश कर्नाड का जो नाटक है तुगलक, नेहरू युग के आदर्शवाद और उसके बाद 1960 के दशक में हुए डिसइल्यूजनमेंट और एक राजनीतिक एलोगोरी है. तुगलक के अच्छे लेकिन असफल फैसले तत्कालीन सरकार की नीतियों को दर्शाते हैं. ओके, एंड आपको बता दें कि ये 1964 में लिखा गया, 1964 में लिखा गया, ध्यान में रखिएगा. इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द नेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस. ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, इफ यू नो दिस इज द हिस्टोरिकल फिगर, मोहम्मद बिन तुगलक, हिज ब्रिलियंट idealism but catastrophic failures in governments closely parallel in the initial optimism of the Nehruvian era, which gradually degenerated into disillusionment, into corruption, chaos in 60s. Okay, if you go through the history you will know. Let's move on to next question. B.S. Naipaul's tragicomic masterpiece A House for Mr. Biswas chronicles the protagonist's lifelong desperate struggle to own a home and establish his identity. Mr. Biswas' character is heavily inspired by the life of which real person. क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब देना है. तो बता दें, B.S. नायपाल का जो उपन्यास है, नॉवेल है हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, उनके अपने फादर, ओके, सी प्रसाद नायपॉल के वास्तविक जीवन से प्रेरित है. ध्यान में रखिएगा. तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर नायपॉल्स फादर, दिस क्या नाम अभी मैंने बताया उनका, जो नायपाल के फादर थे, इसमें सी प्रसाद नायपाल, उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है. ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को. और तो नायपाल ने अपने पापा की ज़िंदगी पर ना किताब लिख दी कि कैसे वो ज़िंदगी भर एक मकान खरीदने के लिए अपने ससुराल वालों, जो तुलसी परिवार का जिक्र आता है, ऐसे लड़ते रहे. अगर ये किताब बॉलीवुड वाले बनाते तो इसका नाम होता ससुराल गेंदा फूल. हाँ, विश्वास बाबू की मकान यात्रा. तो कुछ ऐसे ही. क्वेश्चन नंबर 24. अमिताभ घोष साहित्य अकेदमी अवार्ड विनिंग नॉवेल द शैडो लाइन्स critically examines the artificiality of national borders. The novel's non-linear narrative primarily connects the memories of characters in which two major cities to illustrate this theme. कौन सी दो मेजर सिटीज़ हैं? ओके, यहाँ पर पूछा गया है कि जो इस थीम को
इलिस्ट्रेट करती हैं। तो आपको बता दें कि अमिताभ घोष का जो उपन्यास है बहुत फेमस नॉवेल है द शैडो लाइन्स, मेन रूप से कलकत्ता और लंदन के बीच बुना गया है। ये दिखाता है कि कैसे दूर बैठे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और देश की सीमाएं केवल परछाई की लकीरें होती हैं। तो 25 में ए जवाब देने वाले यहाँ पर सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। कौन सही होगा? ए जवाब देने वाले सबके सब लोग यहाँ सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कमला दास, a confessional poet par excellence in Indian English literature, caused a sensation with her brutally honest and controversial autobiography. What was the English title of his work? Her work or this work? तो यहाँ पर इंग्लिश टाइटल क्या है? तो कमला दास की जो आत्मकथा का नाम माई स्टोरी है। ये बुक बहुत विवादित रही क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी, इवन सेक्सुअलिटी, पैट्रियार्की, समाज के दबावों का बहुत खुलकर बात की है। तो ध्यान में रखिएगा। तो कमला दास एक तरह से 1970 के दशक में ना वो बातें किताब में छाप दी जो आज के लोग अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी लिखने से डरते हैं, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ सी जवाब देने वाले सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों ने माई स्टोरी इज़ द राइट आंसर। Identify the prominent neoclassical critic who first made the critical observation that John Donne affects the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses, a statement that later inspired Samuel Johnson to coin the term metaphysical poets. Samuel Johnson, जॉन ड्राइडन, T.S. एलियट, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले जॉन डन के बारे में ये टिप्पणी की थी कि वह अपनी लव पोएम्स में, प्रेम की कविताओं में मेटाफिजिक्स मतलब अध्यात्म और जटिल दर्शन का दिखावा करता है। बाद में डॉक्टर जॉनसन ने इसी से मेटाफिजिकल पोएट शब्द बनाया, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले बिल्कुल सबके सब सही होंगे। जिन लोगों ने भी बी रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A mock epic deliberately utilizes the elevated style and grand conventions of classical epic poetry to describe a trivial, everyday subject. Which of the following is not a standard convention typically parodied in a mock epic? अब which of the following is not पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। The solemn invocation of the muse for inspiration, elaborate hyperbolic description of battles and weapons, supernatural machinery, gods or spirits intervening in the action, deeply tragic, cathartic and fatalistic ending for the protagonist. Question number 28. तो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर क्या सही जवाब होगा? डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो मॉक एपिक, ठीक है, में सब कुछ महाकाव्य जैसा होता है, देवताओं का आना, युद्ध का वर्णन, लेकिन उसका अंत किसी असली महाकाव्य की तरह दुखद नहीं होता, ट्रेजिक नहीं होता, क्योंकि ये एक कॉमेडी होती है, ध्यान में रखिए। मॉक एपिक को आप बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म की तरह है जिसमें हीरो और विलेन 2 घंटे तक तलवारें चलाते हैं, बैकग्राउंड में भारी म्यूजिक बजता है और आखिर में पता चलता है कि वे दोनों सिर्फ एक समोसे के लिए लड़ रहे थे और किसी के वो खरोंच तक नहीं आई, कुछ ऐसे समझिए, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 29. The Pre-Raphaelite Brotherhood was an influential group of English painters, poets and critics founded in 1848 who sought to return to the abundant detail and intense colors of you can say Quattrocento Italian art, which renowned poet and painter was the central founder of this movement. अब यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी इस क्वेश्चन में दी गई है जो कि आपके लिए जरूरी है, फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ध्यान में रखिए, डीजी रॉसेटी फ्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के सबसे प्रमुख संस्थापक थे। ओके, यू कैन से डीजी रॉसेटी along with William Holman Hunt and John Everett Malleus founded the Pre-Raphaelite Brotherhood. Rossetti is famous for his dual talent in both painting and poetry. ध्यान में रखिए इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 29 में ए जवाब देने वाले सबके सब लोग यहाँ पर सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। In Aristotle's foundational critical treatise Poetics,
In Aristotle's foundational critical treatise Poetics, what specific Greek term does he employ to describe the hero's tragic flaw, error in judgment, or missing the mark, which ultimately initiates their catastrophic downfall? You all know the answer. तो यहाँ पर क्या होगा, ये लूज अर्थों में जिसे हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं, अरिस्टोटल की लैंग्वेज में उसे हम हेमर्शिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, हेमर्शिया इन लूज सेंस ट्रांसलेट्स टू एन एरर इन जजमेंट। यू कैन से इट अ ट्रेजिक फ्लॉ, ओके। लिटरली अगर आपको कहना है तो मिसिंग द मार्क, ओके, एक आर्चरी टर्म है। तो यू कैन से it is a catalyst that brings about the tragic hero's ruin, such as Othello's jealousy, Macbeth's vaulting ambition. तो हेमर्शिया उस स्टूडेंट की तरह है जिसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में रोल नंबर ही गलत लिख दिया। सारी तैयारी परफेक्ट थी लेकिन एक एरर इन जजमेंट ने पूरा रिजल्ट डिबो दिया। या कई लोग होते हैं ना कि सिर्फ वही बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल का पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल सुपरफिशियलिटी। होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे आप मुझे जितनी निंदा कीजिए, ठीक, हर एक टीचर्स का सबका अपना एक वैल्यू होती है, सबकी अपनी पहचान होती है। मैं देखिए होलिस्टिक अप्रोच से ही पढ़ाऊँगा और उस अप्रोच को मैं जारी रखूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा आप लोगों की मैं हेल्प करता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम है बीइंग अ टीचर, आपको हेल्प करना, सही रास्ता दिखाना। और बाकी टीजीटी का पेपर अगर आउट ऑफ सिलेबस आया तो उसके लिए जितना सब दुखी हैं उतना मैं भी दुखी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर जो है, कोई भी टीचर हो दुनिया का, कोई एक अदना सा टीचर, कोई एक बेचारा सा टीचर, कोई भी टीचर होता है। आप लोग भी टीचर बनोगे। सच बोलना थोड़े बंद कर देगा टीचर यार। आप 4 बात बोलोगे आके यूट्यूब पर, कोई सच बोलना बंद कर देगा क्या? आने वाला समय जो है वो होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ने का है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इस बात की सही बात है कि जो सिलेबस आप दीजिए वहीं से क्वेश्चन पूछिए, ये भी उतना ही सही है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।